अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और अब एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आप तैयार होंगे। मंडे है, ऑब्वियसली नई उम्मीदें नई उमंगों के साथ आप लोग ईद के बाद से ज़रा थोड़ा सा आप लेजीनेस फील कर रहे होते हैं और उसके बाद एकदम से अब वो आपने फास्ट ट्रैक पकड़ ही लिया होगा। तो जनाब मौसम के हवाले से बात करते चले, मज़े का था अब, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो गई है और सियासी जो गर्मा गर्मी है वो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वो पनपना शुरू हो गई है। उस हवाले से हम बात करने चलेंगे। आपका हालचाल पूछ लिया और अब हम ज़रा हाल और चाल दोनों पूछते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। तो जनाब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की जाए तो उसकी मंजूरी के बाद पीटीआई क़यादत सामने आ गई है। उससे मतलब इख्तलाफ करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों के साथ एक तो पहले मुज़ाकरात नहीं किए गए, बताया नहीं गया कि ये हम लेकर आना चाह रहे हैं और ये है कि आप कौमी असम्बली में लेकर आए, इससे बात होनी चाहिए। इससे पहले लेकिन एपेक्स कमेटी के अंदर भी ये बात की गई, लेकिन उनको नामंजूरी के जो नारे भी थे वो कौमी असम्बली में भी उनकी जानिब से लगाए गए। बात जहाँ पर अगर आती है, देखिए उस ऑपरेशन का नाम भी आप समझ लें कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है अपने मुल्क के लिए और इस इस्तेहकाम को लाने के लिए एक पेज पर सब पार्टियों को होना कितना लाजिम व मलजूम है, ये तो आप सबको पता है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऑब्वियसली कि हम लोग अगर नाराज़ अरकान हैं, पार्टी के रुकन हैं या पार्टी ही पूरी नाराज़ है, तो उनमें अगर बनाने और उसमें अपना टाइम ज़ाया करने में हो जाए तो फिर हमारा इस्तेहकाम कहाँ जाएगा। इस टाइम पर हम लोगों को एक दूसरे के साथ नाराज़गी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर कोई हुकूमत में और अगर अपोजिशन में भी है तो आवाम के लिए सोचना है, तो अगर आवाम के लिए सोचना है तो एक पेज पर होना ज़रूरी है। और इसके हवाले से इन कैमरा जो है सलामती ऐवान में सलामती कमेटी में बना दी गई है कि भाई ठीक है, अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए हम इन कैमरा इजलास बुला लेते हैं ताकि उसके अंदर सारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे हो जाएँ। बाय द एंड ऑफ टाइम किसका ऑब्वियसली फ़ायदा होना है, पाकिस्तान का फ़ायदा होना है। ये अवाम के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, उनके लिए सोचना चाहिए। इस पर बात होगी। उसके बाद ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ज़रा थोड़ी सी नाराज़ चल रही थी उसके ऊपर कि पावर शेयरिंग फार्मूला किस तरह से किया जाएगा, एक तरफ़ा होगा दो तरफ़ा होगा। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग है, इत्तेहादी जमातें हैं, सारों ने मिलकर काम करना है। उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार हैं नज़ीर नगाली साहब। वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये एक इस्तेहकाम स्टेबिलिटी के हवाले से बात की जा रही है, तो इसके ऊपर कितना ज़रूरी है कि सब जो पार्टीज़ हैं वो सेम पेज पर आएँ। ज़रूरी नहीं है अपोजिशन ने अपोजिशन वाला ही किरदार अदा करना है और हमेशा से हर चीज़ के ऊपर वो आपको पता है ना कि बीच में तहफ़्फ़ुज़ात आपके जायज़ होने चाहिए कि आपने वो पंजाबी में कहते हैं ना, रखना डालकर बैठ जाना है, ज़िद्दी बच्चा बन जाना है। ज़रूरी होता है कि हर वक्त यही अमल दिखाया जाए। अब तक तो यही हो रहा है कि ज़िद्दी बच्चा अपनी बात पर अड़ जाता है, अपनी ज़िद पर अड़ जाता है और फिर जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता चला जाता है। अब तक जो कुछ भी हुआ है हम देख रहे हैं एक बड़े अरसे से अदम इस्तेहकाम है और इस ज़िद्दी बच्चे की वजह से है कि वो किसी चीज़ को भी आगे बढ़ने से रोकने की बात करता है और किसी मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने की बात करता है और मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता है जी। बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी है वो कैसे आई, कैसे परवान चढ़ी और कैसे इस मुल्क का एक उसके रगो पैर में चली गई है। और इस बार ये ऑपरेशन जिसको कहा जा रहा है कि अज़्म इस्तेहकाम है, इससे पहले सवात ऑपरेशन हो चुका है, इससे पहले वज़ीरिस्तान में ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशन हो चुका है, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो चुका है। इतने ऑपरेशन के बाद फिर वो कौन सी चीज़ है जो दोबारा दहशतगर्दी को रास्ता देती है और दहशतगर्दी आकर अपने पाँव जमा लेती है। मेरे ख्याल में यही लोग जो अदम इस्तेहकाम की क़ुव्वतें हैं वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना आए। क्रॉस बॉर्डर भी हमारी तरफ से जो है टेररिज्म होता है और यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने अपने अड्डे बना रखे होते हैं, उनको सहूलत होती है और जिनको आपने ज़िंदगी की पनाह दी उन लोगों ने जो है आपके लिए इस मुल्क को पनाहगाह बनाने से इनकार किया। फिर इसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर सियासत की, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों के पास जाना शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान को पेश नज़र नहीं रखा,
उनने अपने ज़ाती अनापसंदाना मफादात को सामने रखा और अब भी उसी के सामने जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का अमल कर रहे हैं। ऑपरेशन जहां ज़रूरी हो वहां ज़रूर होना चाहिए, लेकिन नतायज हासिल होने चाहिए। अगर ऑपरेशन सवात कामयाब हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ? जिन लोग गिरफ्तार हुए उन पर मुकदमा चले नहीं चले, तो पता चले, आज तक तो पता चले ना कि मुस्लिम खान जो इनके पास गिरफ्तार था उसका क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया, उसको ज़मीन खा गई, उसको आसमान ले गया है, क्या हुआ है? उसके बाद बहुत से दर्जनों लोग पकड़े गए थे, सैकड़ों लोग पकड़े गए थे दहशतगर्दी में, उनके साथ क्या हुआ? और जबकि पार्लियामेंट से ये मंजूर भी करा लिया गया था कि फौजी अदालतें जो है वो सजाएं देंगी। फौजी अदालतों ने सिर्फ उन लोगों को सजाएं दी जिन लोगों ने जनरल मुशर्रफ पर हमले किए थे, बाकी लोगों का क्या हुआ? जिन लोगों ने बदअमनी फैलाई थी उनके साथ क्या हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ हुआ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ तो उसमें जो लोग पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ? जो लोग ऑपरेशन रद्द-ए-फसाद में पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ? ये सारी चीज़ें सामने आए, लोगों को भी पता चले, और साथ ही साथ ये हो कि नया ऑपरेशन जो है हर सूरत कामयाबी की उसका नतीजा निकले, और कामयाबी के अलावा पाकिस्तान के अवाम कोई और नतीजा नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेशन बहुत सेलेक्टेड होना चाहिए, अब आम आबादी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, और सिर्फ जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उन्हीं लोगों पर टारगेट करके उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, और पूरे के पूरे इलाके की फिजा को अमन में तब्दील करना चाहिए। बेशक। अच्छा नज़ीर साहब देखिएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे ऑब्वियसली मुल्क में दहशतगर्दी है वो पनप रही है और उसका खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होना भी चाहिए, और जो कि हम रख भी रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की बात की जाए वो कितना ज़रूरी भी है, जिस तरह से इससे कबल भी हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब एक पेज पर थे, और इस वक्त इस जो ऑपरेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उस पर क्या आपको लगता है कि हुकूमत है इस मतलब चैलेंज को ले सकेगी और सबको एक पेज पर लेकर आ सकेगी? क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह से करना चाहिए। देखें, जब आपने जो दूसरा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, वो किस बुनियाद पर किया था? आपके बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल में और टीचर्स पकड़कर सैकड़ों की तादाद में शहीद किया गया, और उनको उनकी जो है वो बहुत बेदर्दाना कत्लेआम किया गया था वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके बाद जो है वो पूरी लीडरशिप मिलकर बैठी, और जो धरने पर बैठे हुए थे उनने भी धरना 5 महीने के बाद ख़त्म करके वो भी आकर शामिल हुए थे मुज़ाकरात में, और बैठकर तय किया गया था कि ये ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेकाम है ये उसी का तसलसल है। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहिए कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे, जिन लोगों ने टीवी के कैमरे के सामने आकर कहा था कि हाँ हमने ये वारदात की थी, वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए हैं? जिन लोगों ने ये वारदात को तस्लीम किया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को हमने शहीद किया था, वो लोग कहाँ गए? वो लोग पकड़े थे तो वो कहाँ गए? उनको सजाएं हुई हैं कि नहीं हुई हैं? ये अमल क्यों कमजोर हुआ है? इस अमल को तो जरूर होना चाहिए था कि जहाँ साथ में जिन लोगों को जिम्मेदार थे उनको आप सजाएं देते तो फिर आगे ना बढ़ता मामला। अब भी अज़्म जो इस्तेकाम है आपका, अगर इसका ऑपरेशन आपने करना है तो फिर उसको नतायज के साथ आप सामने लाएंगे, उसके नतायज भी सामने आने चाहिए। ये ना हो कि इसमें बड़े सैकड़ों लोग पकड़े भी जाए, बाद में मालूम हुआ कि वो तो सारे के सारे आराम से चले गए हैं, कोई अफगानिस्तान चले गए या कोई अपने पनाहगाहों में छुप गए हैं, नई पनाहगाहें बना ली हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हर 6-8 साल के बाद, 5-6 साल के बाद जो हम नया ऑपरेशन शुरू करें तो नया ऑपरेशन जो है वो आपकी बहुत सी बुनियादों को भी बहुत लर्जा देता है, बहुत मसाइल होते हैं उसके भी। तो ऐसे ऑपरेशन से पहले भी हमें ये बंदोबस्त ज़रूर करना होगा कि ऑपरेशन हो जाए तब भी उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो उनको रूट आउट कर दिया जाए, ख़त्म कर, जड़ से फाड़ कर फेंक दिया जाए दहशतगर्दी को, उसका फिर नामो निशान तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, इन द पास्ट ईयर्स हमने देखा है कि हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती हैं ऑब्वियसली, और फिर ना मतलब लाइक गिरा दी जाती है या समाव कुछ भी अपना वो टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाती हैं। इसी तरीके से अभी नून लीग को भी एक बहुत चैलेंज का सामना है। एक तो ये कि वो हुकूमत ऑब्वियसली में आए हैं और ऑब्वियस जिस कंडीशन में हुकूमत मिली थी उसको स्टेबल करना मईशत का बहुत बड़ा आपको पता है चैलेंज है। उसके बाद अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ भी उनके मतलब लाइक
उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हो जाए नून लीग के साथ, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज इस टाइम पर वो फेस कर रहे हैं आपके सामने ही है। पीपल्स पार्टी भी जो है वो नाराज़ हो गई है। पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि मतलब ऑब्वियसली एक तो अपोजिशन है, अपोजिशन तो हमेशा से आपको पता है अपोजिशन का किरदार अदा करती ही है। इस टाइम पर नून लीग को कितना बड़ा चैलेंज का सामना है कि वो पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी उसकी पार्टी है, पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर से भी वो नाराज़ हुई भी है। तो कैसे अपने आप को वो टैकल करने की कोशिश करेंगे? क्या वो ठीक कर रहे हैं, या वो पावर शेयरिंग अगर मांग रहे हैं तो क्या इस तरह से मुल्क ठीक तरीके से चल पाएगा? बात यह है कि वो इत्तेहादी हैं इक़्तिदार के, और इक़्तिदार उन्होंने PMLN को दे दिया, खुद उस इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने 3-4 जो हैं वो ओहदे ले लिए हैं, एक प्रेसिडेंट का, एक अपना चेयरमैन सेनेट का, एक डिप्टी स्पीकर का और 2 गवर्नरों का। ये 5-6 ओहदे लेकर उन्होंने अपने आप को इस पर सेट किया है। और उन्होंने साथ में ये कहा था कि जनाब दीगर जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ पर जब आप फैसले करेंगे तो आप हमारे मशवरे से करेंगे। तो अगर पंजाब हुकूमत फैसले करती है, और ख़ास तौर पर जहाँ उनका बेस है सराइकी बेल्ट में फैसले करती है, और सराइकी बेल्ट के जो 15-16 अजला हैं या 20-25 अजला हैं, 20-22 अजला हैं, वहाँ पर अगर फैसला करने जाती है तो कम अज़ कम उनके साथ मशवरा किया जाना चाहिए। उनसे कम अज़ कम ये तो पूछा जाना चाहिए कि यहाँ तरजीहात क्या होंगी। वो खुद कह रहे हैं कि PSDP में हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई है। वो ये खुद कह रहे हैं कि बजट्स के एलोकेशंस में भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। वो ये भी कहते हैं कि जनाब जो अफसरान मुकर्रर किए जाते हैं उस सिलसिले में कोई सलाह मशवरा नहीं होता है। तो ये सारी ये चीज़ें तय हो सकती हैं, मिल बैठ कर तय हो सकती हैं, और इसे हुकूमत को भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चीज़ों को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मिलकर चीज़ों को कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये जल्द कर लेंगे। अच्छा, लेकिन नज़ीर साहब देखें ना, पंजाब हो गया नून लीग का, सिंध हो गया पीपल्स पार्टी का, वो अगर उसके अंदर कोई काम करते हैं तो इनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और अगर पंजाब में कुछ होता है तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो जब एक बात तय थी तो इस वक्त ये पावर शेयरिंग का पहले से जब तयशुदा था, अब क्यों ये उठाया जा रहा है मसला? और अगर हुकूमत की तरफ से भी अगर कोई कह रहा है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देने चाहिए। कोई मतलब बड़ी बात तो नहीं है अगर आप मिल बैठकर इकट्ठे आप काम करना चाह रहे हैं तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बात यह है कि वो जिन अजला में कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक बात ये है ना कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ये वो बिल पास किया था कि एक अलग सूबा यहाँ बनना चाहिए, और उसके बाद फौरी तौर पर पंजाब असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला थे, उनने जो है वो एक करारदाद पेश की थी कि जी पंजाब को तकसीम किया जाएगा। तो अब अगर मामला आ गया है तो अब आपके पास इक़्तिदार भी है और चीज़ें भी हैं, आप करारदाद भी पास कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं, तो आप आगे कदम बढ़ाएं। और अगर एक सराइकी सूबा बनाना है तो बनाने की तरफ चल पड़े, आप अपनी पेशरफ्त करें। और ये वहाँ पर जो मामलात हैं वहाँ के लोगों के, मुंतखब लोगों के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर उनके साथ शेयर कर रही है, तो उनके साथ मशवरा करके आगे बढ़ें और कहें कि जनाब आप यहाँ पर जो फैसले होंगे उसके बारे में बाहमी एतमाद के साथ फैसले किए जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे ख्याल में हल हो जाएगा, इस तरफ पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, आपको लगता है कि इसका हल हो जाएगा और इसका नताइज क्या होगा? बेसिकली पावर शेयरिंग फॉर्मूला होना क्या चाहिए जो कि नहीं है अभी इस टाइम पर जिस पे बात हो रही है, और आपको क्या लगता है कि नताइज निकलेंगे? वन लाइनर बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में उन्होंने इस पर समझौता किया था, बाकायदा एक एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट साइन किया गया था, और वो एग्रीमेंट ही पेश नज़र रखें, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई उन पर अमल करें, कोई मसला नहीं होगा। वो चीज़ें और आगे चली जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और फिर ये कि अगर पीपल्स पार्टी को चाहते हैं कि हुकूमत में शामिल हो तो पहले वो पंजाब में हुकूमत में शामिल हो जाए, और उसके बाद जो है वो वफाक में आ जाए, वफाक में हुकूमत में शामिल हो। तो इस तरह से मसाइल वो खुद भी शेयर करें, मसाइल को भी शेयर करें और उनके वसाइल को भी शेयर करें, और लोगों को वो जो है अपना चैन दें, सुख दें, आराम दें। उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उन मसाइल के हल की तवज्जो करें। बहुत अच्छी बात की आपने कि ऑब्वियसली आपके मसाइल भी अब अगर इकट्ठे हैं तो वो साझा ही हैं और उनको हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ मौजूद थे। हम सबको इस वक्त मिल बैठकर एक होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, हमारा अपना मुल्क है। ये मेर तेर्स की वजह से हम एक दूसरे की जो लेग पुलिंग करते हैं उसमें काम ख़राब हो जाता है। आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत खूबसूरत पाकिस्तान है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए ये बड़ी अनथक मेहनतों के बाद लिया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा नाजरीन, आपने बहुत से अलग अलग किस्म की सफ़री मुहिम के हवाले से सुना होगा कि कोई साइकिल पर अपने सफ़र का आगाज़ करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, या उसने जितने भी अपनी लिमिटेशन रखी होती है उसमें, या आपने सुना होगा कि लोग, मैंने एक सफ़र ये भी सुना था कि लोग गधा गाड़ी पे भी सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया था। अनोखे अनोखे सफ़रों की हम बात कर रहे हैं। जिस सफ़र की आज हमने बात करनी है वो 3 पाकिस्तानी हैं जिनकी तरफ जानिब से रवा साल एक अनोखी सफरी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। वो किस पे जनाब? वो रिक्शे पे। अब रिक्शा ऐसी सवारी है कि जिसके ऊपर मतलब लाइक आप सोच नहीं सकते कि इतना पायदार होगा भी या आपके साथ होता भी है। अक्सर रिक्शे बीच में आपको पता है कि वो हल्के महसूस किए जाते हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब लाइक कहीं रुक ना जाए। और वो जनाब ये जो रिक्शा है इसको इन्होंने जिस तरह ट्रक आर्ट होती है उसकी तरह से उसको सजाया है, बड़ा प्यारा खूबसूरत बनाया है और उस पर आगाज़ करना चाह रहे हैं। और ये जो है उन्होंने काफ़ी ममालिक भी बीच में जो हैं उनको उसमें सेट किया है और ये आगाज़ पाकिस्तान से करेंगे। 3 पाकिस्तानी हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हम आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन और मुसर्रत। वार्म वेलकम टू आवर शो। मुसर्रत और नासिर हुसैन को हम वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुक्रिया पब्लिक टीवी का जी कि प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये नेशनल कॉज है, उसके लिए काम हो रहा है। बाकी मुसर्रत बताएंगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जानना ये चाह रही हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम ऑब्वियसली सफरी मुहिम का आगाज़ किया, आइडिया कैसे आया और रिक्शा ही क्यों? अच्छा जी, 2 सवाल क्वेश्चंस हैं आपके। आइडिया कैसा है? आइडिया ये बेसिकली ये 2-3 साल से प्लान कर रहे थे। सर्विस से जब फारिग हुआ रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने कहा यार कुछ काम करना है, पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली और वो काम करना चाह रहे थे अपने पैशन के थ्रू, ठीक है। तो पैशन इसको हम कहते हैं ओवरलैंडिंग, ठीक है। जब कोई व्हीकल डिज़ाइन करते हैं और किसी अब मकसद पे जाते हैं और पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं ओवरलैंडिंग। तो मैंने कहा इसके थ्रू कुछ करना है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब रिक्शा क्यों किया? फिर मैंने कहा इसको ऐसे सफ़र में, क्योंकि पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बीच में ट्रैवलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, इज अ जर्नी, ठीक है। तो उसमें ये कि अब आ गया रिक्शा क्यों। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं पहले। तो लोग गाड़ियों में भी गए हुए हैं, बाइक्स पे भी लोग गए हुए हैं। Exactly. अच्छा रिक्शा, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ कि रिक्शा, इसका हमने नाम बतूता रखा है, ठीक है। फेमस जो एक्सप्लोरर है मोराकेश, उसके नाम पे, इब्ने बतूता के नाम पे हमने कहा, क्योंकि वो मुस्लिम था, हमने उसको लेके चलते हैं। तो ये दिस इज पाकिस्तानी बतूता, ठीक है, हम सबका बतूता है, ठीक है। तो हमने फिर इसमें प्लान किया। ये बेसिकली 3 लेग्स में है, ठीक है। फर्स्ट लेग में हमने इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ से लंदन जाए इंशाल्लाह इस साल। सेकंड में इसमें जो है ना हमने अफ्रीका कवर करना है, वाओ। और थर्ड में फिर इसमें पैन अमेरिकन हाईवे टिल जो डेम्स्टर हाईवे से होते हैं पूरा आर्टिक को टच करना है पूरे बे पे। तो ये 3 इसकी सीरीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसको चूज क्यों किया? उसको चूज क्यों किया? वो इसलिए चूज किया कि इसमें एक यूनिकनेस है, पहली बात है। एक तो पहले हुआ नहीं है, फिर इसको ट्रक आर्ट और ट्राईसाइकिल है, ठीक है। फिर तीसरा ये कि ये मैन और मशीन का ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन, इस इन सेंस कि एक चैलेंजिंग बहुत है। हम लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर होना। मेरा ये है, टीम का भी यही है कि वो फिर मज़ा आता है उसमें काम करने का। तो ये एक, चूंकि रिक्शा डिज़ाइन नहीं है लॉन्ग रूट्स की जर्नीज के लिए, तो हमने कहा इसको शॉर्ट रूट्स को आप हम इसको करेंगे लॉन्ग रूट पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर हमने कहा कि यार पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? तो उसके लिए ये हो सकता है कि ये दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीडिशन है जिसमें एक लेडी फीमेल भी शामिल होगी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जर्मन्स थे, उन्होंने किया है, लेकिन वो 2 कपल थे, यानी कपल नहीं था, आई मीन के 2 दोस्त थे, मेल्स थे। ठीक है। एज अ फीमेल इट विल बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, मैं मुसर्रत से भी यही पूछना चाहूंगी। मुसर्रत, आप ये बताइएगा कि आपको मतलब लाइक एक फैसिनेट किया, ऑब्वियसली एक ये बहुत यूनिक सा आइडिया था। क्या आप भी रिक्शा चलाना जानती हैं? नहीं, रिक्शा चलाना तो मुझे नहीं आता है, पर हम टीम है तो हम कोशिश करेंगे, मैं भी चलाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने सीखा है अभी या सीख रही हैं? इन प्रोसेस है? सीखूंगी। अच्छा, तो मतलब आप कंफर्टेबल हैं जाने में, और आप लोगों का मतलब लाइक ये टाइम लिमिट कितना होगा? हाँ, हम कंफर्टेबल है और टाइम 14 अगस्त को हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और 10,000 किलोमीटर जाना है।
ओके अच्छा ली, तो आप इस टीम में अपना मतलब लाइक आपका क्या किरदार है, आप रोल क्या अदा कर रही हैं? रोल में ये अदा कर रही हूँ, पहले तो मैं एक लेडीज़ हूँ, पाकिस्तान से कोई भी लंबा सफ़र नहीं किया है। मैं पाकिस्तान की वो कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। और दूसरा मैं कैलाश लड़की हूँ, मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ लड़कियों के लिए कि लड़की भी इतना ट्रैवल कर सकती है, ये लड़कियों के लिए भी ईजी है। मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ लड़कियों के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा नासिर बताइएगा, एक टाइम लिमिट होती है कि आपने इस दौरानिए में इस सफ़र को पूरा करना है, आप लोगों ने कोई सेट ली है? बिल्कुल, देखें जब भी कोई जर्नी आप टेकअप करते हैं कि उसकी हम कहते हैं प्रॉपर पैसेज प्लानिंग। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर पैसेज प्लानिंग की है। ठीक है, कंट्रीज आपके सामने के ईरान, टर्की, ग्रीस, फिर फेरी, इटली, स्विट्जरलैंड भी इसमें इसको क्रॉस करेंगे, फ्रांस से लंदन। ठीक है, तो इसमें हमने ये टोटल 10,000 किलोमीटर का जर्नी है, तो ये टोटल जो है 63 डेज का हमने ये पूरा सफ़र होगा। और इसमें हमने जो कैलकुलेट किया है 360 लगभग यानी साल के बराबर नहीं, 360 नहीं, सॉरी 60, 2 महीने। ओके मैं भी कह रहा आपने 360 बोला। नहीं 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 नहीं, वो इंशाल्लाह टोटल हमारा उसमें होगा। अच्छा। लेकिन ये 60 डेज का है। ठीक है, और ये इसमें ये कि इसमें इस तरह हमने किया है प्लान के, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, स्पीड लिमिटेशन ये बतूता की कि 50-60 से ज़्यादा हम, क्योंकि हमने मोटरवेज अलाउ नहीं होगा, हम नेशनल हाईवेज पे चलेंगे, तो हमने एक डे 200 किलोमीटर से ज़्यादा का रन रखा नहीं है पैसेज। अच्छा लेकिन आसिफ ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आप लोगों ने एक ऑप्ट किया है रिक्शा। रिक्शा इटसेल्फ एक ऑब्वियसली एक हल्की सवारी कही जाती है, इतनी पायदार सवारी नहीं है। तो देखें ऊंच नीच वाले रास्ते तो आते ही हैं और कोई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, और फिर 3 टायरों वाला अगर है तो उसके लिए आप लोग कोई पंक्चर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम तो आपको आती है अगर आपने इतना लंबा सफ़र किया ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपने क्या मतलब लाइक दुश्वारियाँ, ऑब्वियसली मुश्किलात के लिए कोई ना कोई हल तो सोचा होगा, कोई मतलब लाइक टेक्निकली वो जो चीज़ें होती हैं टायर वायर चेंज करने के लिए, आप में से कौन है जिसने ये चीज़ सीखी होगी, और क्या आपने इसका प्लान आउट किया कि किस तरीके से इस पर लेकर चलना है? अच्छा, सबसे पहली बात जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम जो तीन है ना, जो दीवाने जिसे कहते हैं जुनून, वो एक और भी कमांडर साहब हैं, मलिक साहब, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो हम काम ही वो चूज करते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर हो। पहली बात हम एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब सफर में डेफिनेटली मुश्किलात तो आती हैं। हाँ अच्छा, इसमें हमने ट्रेनिंग भी थोड़ी सी ली हुई है, मैंने कमांडर मलिक साहब ने इसको भी थोड़ा सा ट्यून अप किया है कि OJT जिसे कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि हमें ऑयल चेंज करना, ठीक है, आपका कोई क्लच की केबल टूट गई या इस तरह कोई मैकेनिकल स्पेयर्स भी हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने सारा कैटरफॉर्म किया, और फिर हम जहाँ जा रहे हैं ना, कि वहाँ हम कोई जिसे कहते हैं ना मरीख पे नहीं जा रहे हैं, हम एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ चीज़ अवेलेबल है, तो वो हमें मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं, कोई खुदा ना खासा कोई चीज़ होती है तो हम उसको कैटरफॉर्म करेंगे। अच्छा, लेकिन वो हम इसको जी, जो रिक्शा है वो इतना स्पेशियस नहीं होता, इसके लिए क्या स्पेशली आपने कोई स्पेशियस वगैरह बनाया है? मतलब लाइक आप जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं उसके अंदर आपकी अपनी भी ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, चीज़ें होंगी, तो उसके लिए क्या ये स्पेशियस बनाया है, अमेंडमेंट की है उस रिक्शे में कि जैसे होता है रिक्शा वैसा ही है? नहीं, इसमें थोड़ी सी ना स्लाइट मॉडिफिकेशंस की हैं, वो भी इस तरह की जिस तरह फ्यूल कैपेसिटी है। अच्छा। अब इसका जो टैंक है वो 7 लीटर्स का होता है, तो उनमें एक्स्ट्रा जेरी कैंस उसमें पीछे रखे हैं। ओके। ठीक है, 20-25 लीटर की, ताकि हमारी माइलेज बढ़ी है। दूसरी प्लस हम जो करने जा रहे हैं कि इसकी जो सीट्स है ना, इसकी सीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमने जो कार्स की सीट प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में सीट बेल्ट भी इंपॉर्टेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको सब हमने देखा हुआ है, तो वो चीजें उस तरह हम लेके उसको चलेंगे रीडिजाइन करके। बाकी कोई टेक्निकल कोई मैकेनिकल कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, रिक्शे को ट्रक आर्ट की सूरत में बनाना, ऑब्वियसली एक हमारा वाइब्रेंट से कलर्स हैं और ट्रक आर्ट हमारा मेरे ख्याल से कल्चर का एक हिस्सा है, तो ये किस तरह से आइडिया आया कि इसके पीछे वजूहात जानना चाहूँगी। जो मेरे जहन में आ रहा है कि आप में भी शायद इसलिए कि कल्चर को मतलब लाइक प्रमोट करने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इस वजह से, या आपका क्या आइडिया था? अच्छा, इसमें ये एक्चुअली मेरी जो है ना गोरों से बड़ी इंट्रैक्शन रही है। ठीक है, तो वो जब भी आते हैं ना पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि सैयद के हमें ट्रक आर्ट करना है, इतना फेमस है ना। इवन आपको पता है लंदन में जो W11 फेमस कराची की बस है, वो भी प्लेस्ड है म्यूजियम में, स्पिनर्स भी लेकर जाते हैं स्पेशली। हाँ जी 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 बिल्कुल, तो वो ट्रक आर्ट तो पाकिस्तान का स्पेशल, वो दुनिया भर में मशहूर है, तो मैंने कहा ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और हमने इसको पेंट इस तरह ट्रक आर्ट किया हुआ है कि स्पेशल हमने फैसलाबाद से जो ना स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया था, और इसमें हमने पूरी सखावत दिखाई है, और एक तरफ दिखाई है पाकिस्तान की सखावत और एक तरफ दिखाई है कि जिन कंट्रीज को हम विजिट कर रहे हैं उनकी सखावत,
ताकि जब हम इस कंट्री से जब हम गुजरे, क्योंकि मैं आपको बता चलूं कि ये सारा प्लान पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के थ्रू ये हो रहा है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करी है। वेरी नाइस। इसमें एम्बेसडर से हमारी कॉल-ऑन्स हैं, हमने लोकल मेयर्स से कॉल-ऑन्स हैं जिस कंट्री में जाएंगे, फिर वहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें पूरी दुनिया हमने को जो है ना हमें देख रही होगी, ठीक है, उनका मीडिया हर चीज़, तो वो हमने उसको इस तरह ट्रक आर्ट में किया कि ताकि उन्हें पता चले कि हम वर्किंग करके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस डेफिनेटली। और दुआ ये भी है कि आपका सफ़र बहुत अच्छा रहे, आप जाएं और वापस भी खैर आफियत से वापस आए, इब्न बतूता स्पेशली आपका साथ निभाए और आपको जो आप चाह रहे हैं और उस कामयाबी से हमकिनार करे। और बहुत अच्छी बात है, किस तरह से डिफरेंट होना चाहिए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वी आर वेरी मच ऑब्वियसली हैविंग यू अबू, थैंक यू सो मच। चीज़ ऐड करूंगा कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर होपफुली सी ऑफ करेंगे, उनसे टाइम लिया हुआ है। और बाकी ये कि ये अब जितना भी है ना, हमने लोकल ब्रांड्स को भी हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि आए इस काम में हिस्सा लें, जो है ना ये नेशनल कॉज। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट ऑब्वियसली। और देखें जी नाज़रीन, आपको पता है कि इस तरह के जो मतलब पाकिस्तान को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो ख़ुद ही वो कह रहे थे कि हम मनचले से हैं, हम दीवाने से हैं, लोग ज़रूरी है ऑब्वियसली। और ये मुझे लगता है लाइवलीहुड का मज़ा भी आपको चखना चाहिए और उनके लिए हमारी बहुत सी दुआएँ हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बजट आते साथ ही, वैसे तो जब भी बजट आता है तो कोई खूबसूरत बात तो होती नहीं है, लेकिन बजट आते साथ ही इस दफ़ा भी महंगाई में फिर इजाफा हो गया है। जब बजट आता है तो हम लोगों की सांसें ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो इस दफ़ा जो होते क्या, और सबसे पहले सब्ज़ी महंगी होती है, खाना पीना जो गरीब ने खानी होती है, गरीब का कहते हैं कि गरीब अवाम बजट जो है अवामी बजट है और गरीब सबसे ज़्यादा पिसता है। तो जी गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.94 इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। क्या ये अवामी बजट था? किस किस चीज़ों पर जो है आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप सब्ज़ी खाना तो नहीं ना कर सकते, मतलब पहुंच से इतनी दूर निकल रही हैं कि हम लोग, कहा जाता था कि चलें अच्छा ठीक है आप गोश्त वोश्त नहीं खा सकते, दाल रोटी खा लें। अब आप दाल रोटी का नाम लेते हैं, अब दाल की बात करें तो दाल भी इतनी महंगी हो चुकी है कि वो मुहावरतन भी आपको ना, आप नहीं खा सकता, ना गरीब खा सकता है। खैर कौन कौन सी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, उनको पर लग गए हैं और हम जानेंगे। कराची से हमें इकरा अवान ने ज्वाइन किया है, जबकि लाहौर से हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे कराची का और इकरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कराची में किस तरह से महंगाई है। इकरा बताइएगा, कराची में किन किन चीज़ों को पर लग गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आम शहरियों के हाथों से भी बाहर हो गई हैं और पहुंच से दूर हैं? जी बिल्कुल, अगर हम कराची की बात करें तो जब भी हम आवाम से बात करते हैं तो हमें एक ही लफ्ज़ सुनने को मिलता है, महंगाई महंगाई महंगाई। और आवाम जो है इस लफ्ज़ से अब तंग आ चुकी है और आवाम परेशान है। और अब जो बजट पेश किया गया है, बजट के बाद से भी जो महंगाई है वो आसमान पर है और तमाम तर चीज़ों की जो कीमतें हैं वो दुगनी हो चुकी हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियां जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी की जाती है उसकी भी जो कीमत है उसके मुताबिक कहीं पर भी सब्ज़ी फ़रोख्त होती हुई नज़र नहीं आती है हमें। अगर हम बात करें सब्ज़ी की तो सब्ज़ी के जो रेट्स हैं वो दुगने हो चुके हैं, सब्ज़ी की जो कीमतें हैं वो आसमानों पर हैं। आलू जो है वो सफ़ेद आलू 80 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, लाल आलू जो है वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज जो है, बड़ी प्याज 140 रुपये, छोटी प्याज 130 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर 120 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक जो है वो 600 रुपये किलो है। लहसुन जो है वो 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मौसमी सब्जियों की बात करते हैं हम तो भिंडी 160 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। करेला भी 160 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और मिर्ची भी जो है वो 160 रुपये किलो पर विराजमान है। अगर हम चिकन की बात करते हैं तो चिकन की जो कीमतें हैं वो इस वक्त चिकन जो है वो 480 से 500 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। और आवाम से जब हमारी बात हुई
तो आवाम का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, मगर इंतज़ामिया की जानिब से ये नहीं देखा जाता कि आया जारी करदा लिस्ट के मुताबिक कहीं पर भी सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है या नहीं। हर जगह पर जो सब्ज़ी फ़रोश है वो भी यही शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि लिस्ट में जो कीमत होती है वो इंतहाई कम होती है और उस कीमत में इन्हें मंडी से भी जो है वो सब्ज़ी जो है वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इन्हें जो कीमतें हैं वो बढ़ा कर फ़रोख्त करनी पड़ती है और आवाम जो है अब इस महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है और आवाम जो है वो यही रोना रोती हुई नज़र आ कि महंगाई 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 को कम किया जाए ताकि गरीब जो है वो 3 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके। अच्छा ठीक है, इकरा साथ ही रहिएगा। हाफिज़ उस्मान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। एक ये नाज़रीन बड़ा मसला है कि अब जो लिस्ट जो जारी करदा होती है, हमारे जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो लोग अपनी मनमानी की कीमतें लगाते हैं। हाफिज़ उस्मान, आप बताइएगा, लाहौर में 49 ऐसी जो अशिया हैं, आइटम्स हैं जिनकी कीमतों को कायम रखने के लिए कानून भी नाफिज कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वो कायम रखा जाएगा, चेक एंड बैलेंस रहा जाएगा उसके ऊपर, और कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा भी हुआ है, ये भी बता दें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, कराची की तरह लाहौर में भी, जैसे इकरा आपको बता रही थी कि कराची में भी महंगाई की आवाज़ सुनने को नज़र आ रही है, लाहौर में भी यही सूरत हाल है। जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम यही कहती है कि जो अशिया खुर्द नोश हैं, जो ज़रूरियात अशिया हैं, वो जो है वो महंगी जो है वो कर दी जाती हैं। जबकि दुकानदारों से जब बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमें महंगे दामों से मंडी से जो है वो ख़रीदनी पड़ती हैं। तो अगर बात की जाए सब्ज़ियों की, तो सब्ज़ियों में जो आलू है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आलू जो दर्जा अव्वल का आलू है वो 70 से 75 रुपये रेट लिस्ट के मुताबिक है, जबकि मार्केट में यही आलू जो है वो 110-120 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक 100 रुपये से 105 रुपये है, जबकि यही प्याज मार्केट में 120 से 130 जो है वो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है वो 85 से 90 रुपये तक जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक है। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में इसी टमाटर का रेट जो है वो 100 से 120-130 तक भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए लहसुन, अदरक और दीगर जो मसाला जात हैं उनके भी रेट में जो है वो दुगनी कमी देखने को नज़र आई है। अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सेब जो दर्जा काला कुल्लू दर्जा अव्वल का सेब है वो 310 से 320 रुपये जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक है। मार्केट में यही प्याज जो सेब है ये जो है वो 350 रुपये से 360 तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी के गोश्त में जो फार्मी मुर्गी का जो पर केजी का रेट है वो 252 रुपये जो है वो रेट फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में। और इसी अगर मार्केट में देखा जाए तो इसका 300 से 310, 320 तक जो है वो मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए दालों की, तो दालों की अगर आपने आगे बात की, दालों में दाल मसूर, सफ़ेद चना, चावल, बेसन जो हैं वो 30 रुपये से लेके 60 रुपये तक जो है वो महंगे कर दिए गए हैं। परचून की दुकानों के ऊपर जो इस वक्त मसूर की दाल का रेट है वो 295 रुपये से लेकर 300 रुपये तक जो है वो मसूर की दाल और दीगर दालें जो हैं वो इन्हीं रेट के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही हैं। और अगर बात की जाए घी, ऑयल, इनमें भी जो है वो 5 से 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक। अच्छा उस्मान बताइएगा, मुझे गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीछे बड़े खूबसूरत से लीमू नज़र आ रहे हैं। लीमू के हवाले से ये है कि इतना महंगा हो चुका है कि वो गरीब क्या, वो तो मेरे ख्याल से अमीर की भी पहुंच से दूर हो चुका है। और चूंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से पड़ रही है और आपको पता है गर्मी में लीमू को इस्तेमाल के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो वो अब आपकी दस्तरस से ही बाहर है, तो आप इस्तेमाल ही क्या करें। उसकी रेट्स के हवाले से बताइएगा कि क्या वाकई रेट लिस्ट के मुताबिक बता रहे हैं, और क्या मतलब लाइक गालिबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि 250 रुपये का पाव मिल रहा था, इस तरह तो 1000 रुपये भी इसकी कीमत जा रही है। लेकिन अगर अभी की नींबू की बात की जाए तो लीमू जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक, चूँकि लीमू जो है वो आप सलाद खाएं तो सलाद की जो जीनत समझा जाता है, लीमू के बगैर सलाद को मुकम्मल नहीं समझा जाता। तो लीमू का रेट 365 रुपये से लेके 370 रुपये तक रेट लिस्ट के मुताबिक है, जबकि मार्केट में देखा जाए तो यही रेट जो है वो 400, 500 और 600 तक भी जो है वो लीमू मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। नहीं, और आप अगर किलो बात के की हवाले से बता रहे हैं तो इंतज़ामिया तो जी किलो के हिसाब से। अच्छा
ठीक है, बताइएगा। तो यही जो है वो 500 रुपये से 600 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जाता है, जबकि अगर इंतज़ामिया की बात की जाए इंतज़ामिया जो है वो फ़कत दावों तक ही महदूद नज़र आती है, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो जो है वो मार्केट में दूर दूर तक नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो मार्केट में खुद साख्ता महंगाई है वो भी देखने को नज़र आती है। तो अवाम भी यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो है वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, और दुकानदार भी यही शिकवा करते हैं कि हमें जो पीछे से मंडी से जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं वहाँ से चीज़ें जो है वो हमें महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकरा बान कराची से हमारे साथ मौजूद थी, जबकि हाफिज़ उस्मान लाहौर में बता रहे थे। और प्राइस लिस्ट कंट्रोल के हवाले से एक बात की जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी छोटे छोटे करप्शन हैं, इसका खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा बजट क्या आया, उसके साथ सबसे बड़ी बहस जो है वो टैक्स के हवाले से स्टार्ट हो गई। अब टैक्स क्या है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर उसका डबल कर दिया गया है, वो तो रोएगा डेफिनेटली, इतनी सी उसकी तनख्वाह, उसके ऊपर टैक्स है, और टैक्स बहुत ज़्यादा लागू भी हो गए हैं। अच्छा, नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की भी बड़ी जंग छिड़ गई इस मामले में कि ज़रूरी है टैक्स अदा करना चाहिए। पहले कहा गया कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी सिम्स को बंद कर दिया जाएगा, उसके अंदर वो फिर इसलिए भी बात हो गई क्योंकि कारोबार के हवाले से जो था वो ख़राबी आ गई उनके बीच में वो बचाव हो गया। उसके बाद फिर अब जो है सख्ती की गई कि भाई अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप नॉन फाइलर्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं करते। और इसी तरह की सख्तियां करने के लिए भी बहुत से जो हैं इक़दाम करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर होता क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, इसको जांचने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और इंफॉर्मेटिव रखने के लिए अपनी ज़ात को भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं जी टैक्स लॉयर हैं साबिर हुसैन। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बहुत बड़ी एक बहस जो है आप समझ लें कि छिड़ चुकी है कि फ़ाइलर्स और नॉन फाइलर्स के बीच में एक तो टैक्स है अदा करना बहुत ज़रूरी है, और पहले आपको पता है इक़दाम करने की कोशिश की गई, ज़रा थोड़ी सी आपको जो होती हैं वो तनावे जो है ना वो कसने की कोशिश की गई सिम्स के हवाले से, वो नहीं हो सका। अब जो है वो कह रहे हैं कि जब ट्रैवल करने वाला है वो सिलसिला, आपको क्या लगता है कि ये एक कितना मतलब लाइक ज़रूरी है टैक्स देना भी? और उससे पहले जो बेसिक क्वेश्चन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि फ़ाइलर्स और नॉन फाइलर्स में फ़र्क क्या है? जी, सबसे पहले तो ये जो चीज़ है इसको डिस्कस करना सबसे पहले ज़रूरी है कि फ़ाइलर कौन होता है और नॉन फाइलर कौन होता है। फाइलर उसको हम कहते हैं जो बेसिकली अपना टैक्स रिटर्न सालाना FBR को जमा करवाता है जी, वो फाइलर होता है। और नॉन फाइलर वो है जो ये नहीं करता है। ये बुनियादी फ़र्क है। बेसिकली बात अगर ये होता है कि लोग अपना इंटियन बना लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, अच्छा, वो भी फाइलर नहीं कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये इनका बुनियादी फ़र्क है कि वो इंडिविजुअल जो अपना सालाना रिटर्न जो है FBR को जमा करवाता है वो फाइलर कहलाता है, और जो नहीं करता वो नॉन फाइलर होता है। तो सर इसमें एक डर और खौफ किस चीज़ का है? डर और खौफ वही कि एक तो लोगों को बाकायदा इसकी जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फाइलर होने के क्या फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर होने के क्या नुकसान आते हैं। तो असासाजात जो हैं, एसेट्स हैं, वो पता चल जाएंगे। जी, इसलिए ये डर है, ये खौफ है, ये डर है। अगर तो बेसिकली बाज़ का देखें ये कुछ इंफॉर्मेशन की कमी बेसिक इसका वजह बनती है। आम बंदे जिनका ऐसा जितना बड़ा कोई मसला भी नहीं होता वो भी उनको कहेंगे आप फाइलर हो जाएं तो वो भी डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, FBR में पकड़ लेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो कोई आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं तन जाती कि क्या हो जाएगा। लेकिन जो आपकी अगर एक लीगल वे से आप कोई चीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं उसको बस आपने डॉक्यूमेंट करना है और FBR को रिपोर्ट कर देनी है कि ये, जैसे कि सैलरी पर्सन की जैसे कि आपने बात की, अब जितने भी सैलरी पर्सन होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर लोग जिनकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा है सालाना, उन सब की तकरीबन जो है वो कंपनीज विदहोल्ड कर लेती हैं ऑलरेडी सैलरीज में जो टैक्स बनता है। अब उन्होंने करना क्या होता है, जब वो सालाना वो एक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है, उसमें बताना है जी कि मेरा इतना टैक्स जो है वो ऑलरेडी इस कंपनी ने काट लिया हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन जस्ट उसने देनी है तो वो फाइलर है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो बेनिफिट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने वो उसको सारे मिल जाए। अच्छा देखिए, तनख्वाहदार तबका तो ऑब्वियसली उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं, विदहोल्ड आपने कहा टैक्स। जो ऊपर वाले मामलात हैं ना वो लोग ज़रा डरते हैं और वो नहीं फाइल
कर पाते हो, तो उनकी वजह से जो हम हैं, हम जैसे जो तनख्वाहदार तबका है वो पिसता है। अच्छा, बेसिकली अब जब ये बजट आया और बजट में ही टैक्स के हवाले से आपको पता है बहुत ज़्यादा नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के ऊपर मतलब लाइक बात करना शुरू हो गई भी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें ज़्यादातर टैक्स लगाया गया है और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, टैक्सेस तो ऑलरेडी जो नया टैक्सेस तो ऐसा कोई नहीं, इसमें जैसे कि पहले होती थी जो एक्सपोर्टर हैं उनको जैसे पहले 1% जस्ट टैक्स देना पड़ता था, वो उनकी जो ये उनको एग्जाम्पशन मिली हुई थी वो ख़त्म कर दी गई है। जस्ट लाइक जैसे कि 25% जो है वो कोई रिसर्चर है, कोई टीचर है, उसको भी जो है वो छूट थी वो ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह की बहुत सारी और जो चीज़ें ऑलरेडी छूट की शक्ल में लोगों को मिली हुई थी वो ख़त्म कर दी गई और फिर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें नॉन फाइलर को कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है। उसका बेसिक मकसद यही है कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आएँ या कम से कम रिपोर्ट तो करें ना, हमें पता चले कि डिजिटलाइजेशन की मदद से हमें पता चले कि ये कैसे जो है और क्या इनकम है आपकी, जो डॉक्यूमेंट हो बेसिकली। तो उसमें जैसे नॉन फाइलर पे पहले जो है वो 0.6% जो विद होल्ड होता था बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर, उसको बढ़ा के 0.9% कर दिया गया है। और इसी तरह जो है वो बाकी शोबों के अंदर भी जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम ट्रांसफ़र करते थे उसमें अब जो है तकरीबन वो 15% है फाइलर पे और 45% जो है वो नॉन फाइलर पे उसको जो है वो लगा दिया गया। तो इस तरह करके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया गया है जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए मज़ीद, ताकि वो टैक्स नेट में आएँ और जो है वो इकॉनमी का हिस्सा बने। ये बेसिकली हुआ है। अच्छा, बेसिकली मसला ये होता है कि आपको पता है कि इंसानी फितरत है, आपको हर चीज़ वो टेम्प्ट करती है जिसमें आपका मतलब कोई फ़ायदा फील होता हो। जी जी। अच्छा, फाइलर्स हैं ऑब्वियसली, उनके लिए क्या है कि मतलब लाइक टेम्पटेशन समझ लें, क्या उनके लिए आप समझ लें कि उनके फ़वाइद क्या हैं कि वो ये होना चाहिए एक, और दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि आप मतलब लाइक हुकूमत काफ़ी देर से इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है, और हमारे सिस्टम कहाँ लैग कर रहा है कि जिसमें नहीं हो सकता? ऑब्वियसली आप देखें, जब देखते हैं आप टैक्स की जो स्लैब जो है वो बढ़ा दी जाती है, टारगेट जो मतलब लाइक वो तनख्वाहदार सैलरीड पर्सन के ऊपर है। ये दो बातें मैं ये जानना चाह रही थी कि ये क्यों, ऐसा क्यों है? बेसिकली ये थोड़ा सा अलमिया इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए तो ये कि जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी इनकम है उसके बारे में जो बता रहे हैं, उनको कुछ रिलीफ दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता हर साल यही है कि वही जो ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर ही मजीद जो है वो स्लैब रेट बढ़ा देते हैं और उनका टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। और कोशिश ये होनी चाहिए, जैसा कि अब थोड़ा देखने में आया भी है, जिस पर आप बात भी कर रही हैं, कि अब कोशिश ये की जा रही है कि जो नॉन फाइलर हैं उनको भी इसमें लेकर आया जाए। अदरवाइज होता पहले ये था कि जो नॉन फाइलर है ना वो विद होल्ड तो हो गया टैक्स, जैसे मैंने बता रहे 0.9% अब पहले 6 होता था 9, वो बॉदर ही नहीं करते, वो कहते कोई बात नहीं। और उसी चीज़ को जैसे कि आप कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं, जो ट्रांजेक्शंस होती थी उस पर भी विद होल्ड होते हैं, टैक्सेस विद होल्ड करते हैं। अब वो जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर अगर 4.5% या 4% वो काट रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उसको एडजस्ट कर देता था अपनी प्रोडक्ट की कास्ट के अंदर ही, और फिर आगे से वो रिसीव कर लेता, उसको सच उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। अब थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि जी हम ये विद होल्डिंग की जा रही है, इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे और लोगों को जो है हम एड्रेस करेंगे और शायद पे नोटिस भी करें कि जी ये जो आपका विद होल्ड हुआ है आप इसको जो है वो फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, पहले ये ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक अगर किसी ने फाइल करना है तो आपको पता है कि IRS के थ्रू आप FBR को करते हैं। वो जो एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअल बेसिस पर वो करना चाहे तो वो खुद बैठकर भी कर ले, उसके पास अगर मतलब लॉयर को देने के पैसे नहीं हैं और करवाने के नहीं हैं तो वो उससे एग्जाम्प्ट हो जाए, और ऑब्वियसली वो सीक्रेसी भी अपने रखना चाहता है, वो भी एग्जाम्पशन अगर उसके साथ हो जाए, तो क्या ये लैग कर रहा है? और अगर ये लैग कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप यूज़र फ्रेंडली उसको किस तरीके से बना सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात आप कर रही हैं। अच्छा, असल में होता ये है कि जैसे कि जो सैलरी पर्सन है ना वो तो खुद कर सकता है, ऐसा उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आगे जो AOPs या कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक इंडिविजुअल जिसने अपनी AOP बनाई हुई है, फर्म बनाई हुई है, कंपनी बनाई हुई है, तो ऑलरेडी उसके पास तो कंसल्टेंट होते ही हैं, मतलब उसने अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है, कोई लॉयर ऑलरेडी उसने रखा हुआ है, तो उसको तो ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद उसको करना है या करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, एक सैलरी पर्सन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप खुद उसको एफर्ट करते हैं तो आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन होता वही है कि लोग थोड़ा डरते हैं कि यार कोई मुझसे गलत जो है वो एंट्री ना हो जाए, सो डैट इज वाई कि चले मैं किसी लॉयर से जो है वो बदल ले लेता हूं। यहाँ जो आता है सीक्रेसी का हो जाता है ना, कोई नहीं बताना चाह रहा है उसको भी। देखिए, बताना तो है ही ना, आप बता ही रहे हैं ना अभी यार को, चाहे खुद छुप के बता रहे हैं आप,
लॉयर से छुपा के क्या करेंगे आप, जब आपने एफबीआर को बता दिया। मेरे ख्याल से ये भी एक बात है कि आप ये पेनिट्रेट करने की बात है कि आप ये किस तरीके से बताएं कि नहीं जी अगर लॉयर आपका है, जिस तरह वो कहते हैं ना डॉक्टर लॉयर से छुपाना कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, तो मे भी शायद ये भी इस वजह से भी बंदा। और लेकिन एक बात है, मैंने भी वो खुद साइट देखी है, वो ऐसे इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मेरा जो पॉइंट है वो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि एक इंडिविजुअल जो सैलरी पर्सन है उसके रिटर्न के कोई लॉयर भी बहुत कोई पैसे नहीं लेता है। अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत थोड़े से पैसों में जो है वो उसको उसका रिटर्न जो है वो फाइल हो जाता है। सेम मैं बात वही कर रहा हूँ कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जो जिनकी एओपी या कंपनीज हैं वो ऐसे पढ़ते भी नहीं हैं इन चीज़ों में, ठीक है। वो पढ़ता वही है जिसको वही है कि मैं 1000 रुपया 2000 4000 रुपया बचा लूँ अपना, तो उसके लिए फिर वो थोड़ी सी एफर्ट कर ले, क्योंकि जैसे कि एक नॉलेज है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक बंदा कहता है यार मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैंने मेडिसिन लेनी है तो मैं पैनाडोल लेके खुद ही खा लेता हूँ 10 रुपए की, ठीक है। वो खा ले, ठीक है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट उसको हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत उसकी फीस तो उसको देनी पड़ेगी, लेकिन वो इस बात में जो है वो मुतमिन होगा कि जी मैंने जो है वो किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट किया। अच्छा साहब, अब बताए हुकूमत ऑब्वियसली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो मतलब सख्ती कर रही है। मुझे यहाँ ना एक पंजाबी की कहावत याद आ रही है, मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूँगी कि डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया था। तो क्या हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रही है और इस तरह सख्ती से, क्या ये मतलब लाइक ठीक प्रोसेस आपको लग रहा है सख्ती का करने के लिए? मैं बात वही आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट तो करती है, ठीक है, वो तो चले सिंसियर एफर्ट होगी उनकी, इस तरह आगे जो सिस्टम है, आगे जो एफबीआर का महकमा है जिन्होंने इन्फोर्स करना है वहाँ पे लैक है एक्चुअली। अच्छा। उस पे थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट कर भी रही है, ने कुछ एक्शंस लिए भी हैं इस पे और नोट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रही है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इनको जो है वो एफिशिएंट कर देंगे उतने ज़्यादा आपको जो है वो कह लें कि ये जो आप रिवॉर्ड लेना चाह रहे हैं या जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने ही करनी है ना, नोटिस उन्होंने भेजने हैं, एड्रेस भी उन्होंने करना है, बाद में पेनल्टीज भी उन्होंने डालनी है, नहीं डालनी है जो, तो वहाँ पे अगर चीज़ें मैनेज हो रही हैं या हो जाएं तो वो फिर जो अच्छा साहब आप कह रहे हैं ना जिस तरह अप्रोप्रिएट अगर इकदाम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हर साल फिर आप ये देखते हैं कि उसके टैक्स के अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं? कहाँ लैग कर रही है सारी चीज़ें? वही है ना कि आप देखिए आपकी ओवरऑल इकोनॉमी का ही तो कोई हाल नहीं है ना, आप जस्ट टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे तो वो आने कहाँ से हैं? वो तो आपको लगता है जो हुकूमत आई है उससे क्या थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है? हाँ, वो तो आप भी देख रहे हैं, वो आप देखा जा रहा है कि आपकी महंगाई की रेशो भी थोड़ी कम हुई है जो है, और दूसरा पहले से, क्योंकि देखें कोई बजट के बाद तो महंगाई की रेशो बढ़ ही रही है, बढ़ेगी ना। अभी तो देखें अभी तो 31 से यकम जुलाई से जो है वो एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर स्टार्ट होगी ना, तो उससे पहले आप हमें तैयार करें कि अभी महंगाई और आनी है, अभी रेडी। उसमें जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअल बात ये है कि किसी भी कंट्री में आप अगर पॉलिटिकली स्टेबल करेंगे, उसको रखेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। मेरा ये बेसिक सा पॉइंट है, ये सबके लिए है, सबको जो भी इसको इस सिस्टम को चला रहे हैं उनके लिए भी मेरा यही पॉइंट है कि आप इसको चलने दें, इस सिस्टम को चलने दें। जब ये चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ हो रहा है कि सिस्टम को प्रॉपर चलने ही नहीं दिया जाता, जैसे कि आप भी जानते, सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा अर्सा चलता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई एनीवन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, ये इस सारे सिस्टम के लिए जो है ना वो नुकसानदेह है। तो चाहिए यही गवर्नमेंट को भी, तमाम अदारों को भी, कि ये सिस्टम को आप चलने दें, ये चलेगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, चीज़ें बेहतर। अच्छा, तो अब ये बताइएगा, ये जो इन्होंने मतलब जिस तरह पहले इन्होंने कोशिश की थी कि सिम्स बंद करवाने की, लेकिन वो कोशिश ख़त्म हो गई क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर एक कमेटी बैठी, उन्होंने कहा कि हमारे कारोबार ख़राब हो गए, इस तरह नहीं, ये उन्होंने ये ख़त्म हो गया था कि सिमें नहीं चल सकती हैं वो ये। उसके बाद दोबारा और कोशिश की गई कि जिस तरह आप ट्रैवल नहीं कर सकते बाहर, और भी बहुत सी बीच के इसके अंदर हैं। तो क्या ये इस तरह से करके स्ट्रैटेजी अपना कर ये जो आप मतलब लाइक हासिल करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि स्ट्रैटेजी तो बेहतर है, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है। चले कोई आपके पास प्रेशर आ रही, कुछ आपने सख्तियाँ बढ़ाई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आप, करेंगे, ये इस पे बात है कि आप अगर इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम फिर तो आपको बेनिफिट होगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने वही आपको बात कर रहा हूँ कि फाइलर नॉन फाइलर में डिफरेंस आपने और बढ़ा दिया है। अब एक इंडिविजुअल जब समझेगा, बैंक जा रहा है, उसका जो है वो 1 लाख पे 900 रुपया कट रहा है, तो वो देखेगा कि यार ये मुझे क्या मसला है, वो बैंकर ही बता देगा यार तुम फाइलर हो जाओ, फाइलर हो जाओगे तो ये तुम्हारा खत्म हो जाए। तो आम आदमी को तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके पैसे कट रहे हैं और वो फाइलर हो जाए और उसके ना कटें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके कंपैरिजन में वो दूसरे लोग जो इंटेंशनली फाइल नहीं करते, वो लोग हैं एक्चुअल प्रॉब्लम, वो अभी भी नहीं आएंगे, ये भी आपको मैं क्लियरली बता दूं। वो
उसमें क्योंकि वो उनका कोई टेक्निकली नुकसान तो नहीं है। नहीं, उसमें नुकसान एक्चुअली होता है, वो ब्लैक मनी जिसको वो छुपाना चाहते हैं, ओके, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। बाकी तो अगर एक सिस्टम चल रहा है और विद होल्ड ऑलरेडी टैक्सेस हो रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है फाइल करने में, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम आती है, जो फाइल नहीं करते हैं, वो ये है क्योंकि ब्लैक मनी है बहुत ज़्यादा जिसको वो शो नहीं करना चाहते हैं, सो डैट इज़ वाई कि वो फाइल नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम क्या है, आपका टैक्स ऑलरेडी कट रहा है या कुछ बनता भी है, वो देखते ये हैं कि देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि 45 कहीं कहाँ पे 15% है, कहाँ 45% है। अब 3 गुना ज़्यादा एक बंदा पे कर रहा है, तो उसको फाइलर होने में मसला नहीं है, वो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं होता। लेकिन वो कर क्यों नहीं रहा है, उसको पता है कि यार अगर मैं 45% भी दे दूंगा मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मुझे नुकसान उस सूरत में जब ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो वो मुझे पूछेंगे कि इतना पैसा आया कहाँ से। तो ये है एक्चुअली प्रॉब्लम, और उसमें उम्मीद है कि जो है वो बेहतरी आए। थैंक यू सो मच साबिर साहब, आपने आया, ऑब्वियसली हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन दी इस बात की। मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि देखें सदा हमने इस दुनिया पर नहीं रहना, हमने आगे जाके भी जवाबदेह होना है। आप अगर टैक्स फाइल कर देंगे और टैक्स फाइल करने में आपको कोई नुकसान तो है ही नहीं, ब्लैक मनी है या वाइट मनी है, व्हाटसोएवर आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप ये करें। आपकी मुल्क की बेहतरी होगी, आपकी अपनी ज़ात की बेहतरी होगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर से होगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज इस टॉपिक पे जो बात करने हम जा रहे हैं वो मेरे बड़े दिल के करीब इसलिए भी है कि मुझे अफसोस भी होता है और मुझे दुख भी होता है कि जब वो रब्बुल इज़्ज़त, वो अल्लाह करीम जिसने आपको पैदा किया है और हम उसे कहते हैं वो पालने वाला है, उसने जब आपको पैदा कर दिया और कह दिया कि आपके मुंह का नवाला भी आपकी किस्मत के साथ आपका रिस्क लिख दिया गया है, तो इतना बेयकीनी का आलम कैसे। इतनी नेमतों से नवाजा गया है हमें और एक ज़िंदगी भी है, उसके अंदर एक नेमत है। जब कह दिया, कुरान में एक बिलीव है कि फ़बी आई आला रब्बिकुमा ज़िबान के आप कौन कौन से रब की नेमतों को झुटलाएंगे। जब आप समझते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा नेमतें मिल गई हुई हैं तो फिर आप डिसबिलीफ आता कहाँ से है। मतलब लाइक आपकी डिप्रेशन अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, अल्लाह मियाँ ने जब कह दिया कि आपकी इन जो डिप्रेशन और जो आपकी मायूसी है, वो जो आप में हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, आपका नवाला मैंने लिख दिया, रिस्क अपने लिए लिख दिया, कह दिया कि मायूसी जो है वो गुनाह है। और सबसे बड़ी बात जब आपको कह दिया जाता है कि ख़ुदकुशी गुनाह है, आपने बहुत अपना एस्केपिज़म ढूंढ लिया, बड़ा आसान रास्ता है मरना, उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आपने लिए क्या कर दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ ये मुसलमान का बिलीव है, एक इंसान का अपनी ज़ात के साथ भी तो एक बिलीव होना चाहिए, पॉजिटिविटी तो आपकी आती है। आप जब डिप्रेशन में जाते हैं तो मतलब लाइक आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि नहीं इसका हल निकालना है, आपने इसका ये राह फरार ही इख्तियार करना क्यों होता है। बात क्यों हो रही है कि जी रिपोर्ट जारी की गई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन लोग जो है ना ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जॉब की इनसिक्योरिटी की वजह से आप जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तो जॉब सिक्योरिटी की वजह से भी अपनी जगह पर है, कुछ लोग कर्जे तले होते हैं, गरीब होते हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी फैमिली को मार देते हैं, साथ अपने आप को ख़ुदकुशी करके नोट लिख के चले जाते हैं। आगे का जो मरहला है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिप्रेशन में क्यों जाना होता है और ये ख़ुदकुशी ही क्यों आप आखिरी हल सोचते हैं, इस सब पे बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मैंने आपको कहा था कि मैं तमहीद बांध कर इस खुदकुशी के ऊपर आऊँगी, ये डिसबिलीफ स्टार्ट कहाँ से होता है, मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बेसिकली जैसे आपने अभी बात की, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ लिख दिया, और ये कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब मैंने इंसान बनाए, दुनिया बनाई, तो मैंने सबकी तकदीर लिख दी और उसके बाद कलम को तोड़ दिया। तो अगर हम अपनी अवेयरनेस ऐसी रखें कि दीन जो है वो प्रायोरिटी है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद अगर आप दुनिया को ढूंढेंगे तो आपको उसके सारे मसाइल उसके अंदर मिल जाएंगे। तो जब सबसे पहली बात यही है कि जब हम अपने दीन को नहीं पढ़ते, अपना कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ते, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें दुनिया में मैसर की हुई हैं और किन किन चीज़ों से हमें वो नवाजता है, तो अगर हम उसके ऊपर बिलीव करें, उसके ऊपर अमल करें, तो आई बिलीव कि हमें खुदकुशियों की तरफ या डिप्रेशन की तरफ हमारी जो है डाइवर्ट हो ही नहीं सकती अटेंशन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि बिलीव इन अल्लाह
कि जो उसने दिया है, जो वो देगा इंशाल्लाह वो बेहतर से बेहतरीन होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया मैं समझता हूँ वो है शॉर्टकट्स। अब एक आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में, कल्चर में, एक वेल ऑफ है, फैमिली बड़ी अच्छी चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, तो आप वो मीट करने के लिए, वो स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और जब उन शॉर्टकट्स के अंदर आपको फेलियर्स मिलते हैं एंड यू गॉन फॉर द डिप्रेशन साइड, और इट्स नॉट समथिंग लाइक ए डिप्रेशन, फिर उसके साथ साथ आप अपने सराउंडिंग में अपनी फैमिलीज़ को, अपने कल्चर को, उसके अंदर भी नेगेटिविटीज़ जो हैं वो स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी और अपने माशरे को भी इस हद तक ले जाते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस और जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आपके कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट और कंपैरिजन से स्टार्ट होता है? मेरा तो मतलब जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम ऑब्वियसली कंपैरिजंस के ऊपर अपने आप को किसी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए बेशक वो रास्ता सही है या गलत है, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो अपने आप को फिगर आउट करना है कि हमें इस सोच से बाहर निकलना है। और जो रब सबको नवाज रहा है, सबको एक पीक पे लेके जाता है, जो मेहनत करता है उसको सिला मिलता है, तो ऑब्वियसली हम भी उसी की अच्छा, वैसा ये भी तो आप देखिए ना कि अब हम अपने दीन, हम एक मुसलमान टू मुसलमान बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप हर मज़हब तो मतलब दीन हमारा इस्लाम तो नहीं है, मुख्तलिफ लोग हैं, हम लोगों के हवाले से बात करें। अब ये तो हमें प्रीचिंग है ऑब्वियसली कि हमें मना किया गया है। वो ऐसी क्या बेसिक वजूहात हैं जिस तरह से मतलब लाइक हम लैक कर रहे हैं, और आप यंगस्टर्स को ज़्यादातर देख रहे हैं। आप बाहर के मुल्कों में भी देखें, अगर किस तरह की सुसाइडल थाट्स आती हैं तो उनके लिए हेल्पलाइंस मौजूद हैं, आपको ऑब्वियसली आपकी केयर टेक करते हैं और आपकी करते हैं, आपसे मतलब आपसे बात करते हैं, या अटेंशन नहीं मिलती उन लोगों को, या कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे जो लोग या डिप्रेशन में जाते हैं। होता है ना समटाइम्स, आप अगर डिप्रेस हैं तो डिप्रेशन में आप चाहते हैं कि कोई हमें सुने भी, कोई हमारी बात का, अगर मैं अगर डिप्रेशन में हूँ, मेरा कोई आपके पास कोई इस डिप्रेशन का अगर सोल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट आप मुझे सुन ही लें। तो ये यहाँ हमारे सिस्टम में ये भी लैक कर रहा है कि वहाँ सुन लेते हैं तो वो बचा भी लेते हैं इन चीज़ों को। क्या मसाइल क्या है यहाँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली आई हैव स्पेंड 10 years इन द गल्फ। अच्छा। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि हम यहाँ पे एक तो वही लेट डाउन वाला सीन वो बहुत है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप किसी मुश्किल ज़रूरत या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको somehow फाइनेंशियल नहीं तो एटलीस्ट सम मोटिवेशनल आपको सपोर्ट चाहिए, सो द अदर पर्सन नीड टू बी लिसन व्हाट द पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट, तो उसको कोई ना कोई हल, कोई ना कोई मशवरा हमें ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें डेफिनेटली सच का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को अटेन करने के लिए जो रास्ते इख्तियार करते हैं उसमें कहीं ना कहीं झूठ भी शामिल है। और जब आप एक पोजीशन पे बैठते हैं और वो आप मयार मीट नहीं कर पाते तो वो भी एक डिप्रेशन की रीज़न है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारे पास मैं समझता हूँ कि जो हमारी मंथली इनकम है उसके अगेंस्ट हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो 10 टाइम बिगड़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली उसको मीट करने के लिए एक आम तबका, एक मिडल लेवल के जो लोग हैं वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता फिर इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाएंगे, और उसके साथ साथ उनका घर, उनके मामले सारे वो बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो रिपोर्ट आई है ना उसके मुताबिक जॉब इनसिक्योरिटी में जो है ना वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो इस जॉब इनसिक्योरिटी होती क्या है और उसको बचने के लिए हम क्या किया जा सकता है? देखिए, जॉब इनसिक्योरिटी दो चीज़ें हैं। एक तो फेवरेटिज्म होती है, अगर किसी इदारे में ये वाला सिलसिला चल रहा है तो आप ऑब्वियसली अगर आपको लेट डाउन किया जा रहा है, आपको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, तो वो तो एक इनसिक्योरिटी वहाँ पे है। ओके। लेकिन दूसरी एक रीज़न ये है कि इनसिक्योरिटी के, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि मेरा अगर एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों को अटेन करने के लिए कुछ ऐसी अपने रिज्यूमे में या अपने इंटरव्यू में बात कर जाता हूँ जो कि मैं ऑन साइट उसको डिलीवर नहीं कर पाता, तो वो भी डेफिनेटली एक इनसिक्योरिटी के पर्पज़ में चली जाती है। ठीक है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं एम्प्लॉयर की बहुत हाई हो जाती हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते तो वो इनसिक्योर होते हैं। तो इस जॉब इनसिक्योरिटी से डिप्रेशन में जाने तक की जितनी आप इन्वॉल्वमेंट लेकर आते हैं, जितना आप इनपुट डालते हैं, आप उतनी पॉजिटिविटी उसमें भी तो डाल सकते हैं कि अगर ये इनसिक्योरिटी आ रही है तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर लें, हम हार्ड वर्किंग बन जाएं, मतलब लाइक उसके अंदर ज़्यादा पुट इन कर लें। तो ये जो सोच आपको यहाँ पे लेकर जाती है, हम उसमें नहीं डाल सकते?
जी बिल्कुल, वही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखें, जब हम किसी चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे तो वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लोर अवरसेल्व्स। इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू टाइप समथिंग। इवन AI का दौर है, आप उसको पूछें एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स विद द वेरियस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। सो आप उसमें से उस चीज़ को अवेल करें जिसके अंदर आप परफेक्ट हैं। और अगर आप वो चीज़ अवेल नहीं कर रहे जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने। ठीक है, जिस तरह आप देखें कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स में कोई आते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, फिर कहते हैं कि समटाइम्स लोग जाना भी नहीं चाहते कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं जाके मैं उसको मैं जब मैं जाऊँ मैं क्यों करूँ, मेरा तो नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए मतलब लाइक आप थोड़ा मतलब लाइक किसी और तरीके से प्लेटफॉर्म पे भी, जिस तरह आप मतलब लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑब्वियसली आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों को इकदाम करने चाहिए, कोई मतलब लाइक छोटे छोटे सेंटर्स बना देने चाहिए, लोग वहाँ यहाँ जाते हुए ऐसी भी फील ना करें। आपने वो भी देखा होगा कि मतलब लाइक बाहर के ममालिक में मैंने ज़्यादातर देखा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ ज़्यादा है कि नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइक रिहेबिलिटेशंस में अगर जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो एक सर्कल में बैठकर आपकी प्रॉब्लम्स अननोन लोगों के साथ भी डिस्कस की जाती हैं, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ भी फील होता है। ये इस तरह के सेशंस होते हैं। तो इस तरह के सेशन जिसमें आपको ये फील ना हो कि जी साइकियाट्रिस्ट में जाके मैं पागल नहीं हूँ, कुछ इस तरह के भी आपको पता है कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, कि आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, बीइंग अ लीड ऑफ सम टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मैं हमेशा अपनी टीम को यही मोटिवेट करता हूँ और इसी तरह से काउंसिल करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेजिग्नेशंस डजंट मैटर। आप छोटे रैंक पे हैं, बड़े रैंक पे हैं, वी नीड टू ट्रीट एवरी पर्सन इक्वली। उसके बाद ऑब्वियसली बात सुननी चाहिए। अगर आप अपनी टीम की, अपनी कम्युनिटी की बात नहीं सुनेंगे तो वो फेक जो है या झूठ का सहारा लेके आपके साथ वो डिस्कशंस में आ जाएंगे। आपको ये एतमाद उनको देना चाहिए कि दे नीड टू टेल द रियल स्टोरी एंड यू नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशंस। और ये भी अवेयरनेस हमें बिल्कुल चाहिए जो आपने बात की है। साइकेट्रिस्ट से बात करना इट्स डजंट मीन कि आप ट्रैक पे नहीं हैं। यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू टेल, यू नीड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, सो देन यू विल बी काउंसल्ड। और आप जब खुद ग्रूम करेंगे डेफिनेटली, तो आप अपने माशरे में और अपने घर को भी एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो मतलब लाइक ये सम अप करते हैं अब इस चीज़ को इस तरह से कि हम लोगों को सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, फिर लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है, और उनको सुनने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर मतलब लाइक आप ऑब्वियसली अपने तरह से उनको समझाएंगे। उनके जहन में अगर डिप्रेशन है तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मतलब लाइक ये एक हल है, ये सोल्यूशन है, इस तरह से करना चाहेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोगों को क्या ज़रूरत है इस टाइम पर? मतलब लाइक अगर आप चाहें कि आप मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहें कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ऑब्वियसली रेशियो बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करना चाहिए? मतलब लाइक फिल फॉर जिसे कह सकते हैं। सबसे बड़ी ऑब्वियसली इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, जो बेसिक कंपनसेशंस हैं उसको डेफिनेटली एक अच्छे स्टैंडर्ड पे हमें लेके आना चाहिए, ताकि एटलीस्ट यूटिलिटी बिल्स और ग्रॉसरीज जो हैं वो एक आम आदमी प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को फीड कर सके। और उसके अलावा डेफिनेटली कुछ टीम्स को सेटअप करना चाहिए। दे कैन गो टू द गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड द प्राइवेट सेक्टर्स एंड सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स, एंड दे नीड टू टॉक अबाउट, दे नीड टू लिसन द पीपल कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग ऑन डेली बेसिस। कि अपनी एक्सपेंसेस को देखें, सबसे बड़ी बात तो है ये कि हमें अपने पेट को भरने के लिए हलाल तरीके से जो कमाना है उसके लिए हमारे लिए कोई ना कोई ऐसे रास्ते होने चाहिए जहाँ पे हम सिक्योर्ड हों, सेफ हों, हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं है। भी आपको पता है कि वो मुश्किल होता ही है, उससे गुजर के बिल्कुल हलाल का रास्ता तो है ही। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मोहम्मद अवैस मौजूद थे, उन्होंने कुछ हमें टिप्स भी दी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करें। और खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और बहुत खूबसूरत है, इसको इस तरह से ज़ाया मत करें। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक ले के बाद हम आपके साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आप बात करते हैं यंग डॉक्टर्स के हवाले से, जो कि हमेशा से ही सरापा एहतजाज रहते हैं। लेकिन ये बात ये नहीं है कि वो हमेशा से रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके मुतालिबात है जो पूरे नहीं किए जाते, उनसे वादे वईद किए जाते हैं और फिर वो पूरे नहीं होते। आज जो स्पेशली वो की जा रही कि ओपीडीज़ ने खुलना था वो नहीं, वो खोली भी गई। हुकूमत की जानिब से कहा कि आज हर सूरत में खोल दी जाएंगी, लेकिन वो जब खुल यंग डॉक्टर्स आए उन्होंने दोबारा बंद कर दी। वजूहात क्या हैं, उनके मुतालिबात क्या हैं? हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी हैं, उनसे पूछते हैं। सुलेमान, बताइएगा आप कहाँ पे मौजूद हैं और यंग डॉक्टर से क्योंकि हुकूमत की जानिब से कह दिया गया था कि आज ओपीडीज़ खुलेंगी, उन्होंने फिर आके बंद कर दी हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो ओपीडीज़ उन्होंने दोबारा बंद कर दी हैं? क्या मुतालिबात थे जो मंजूर नहीं हुए जिसकी बेसिस पे उन्होंने दोबारा ओपीडीज़ को बंद किया? देखिए, यंग डॉक्टर के एहतजाज की बात की जाए तो उनके दो बड़े मुतालबात हैं। एक मुतालबा उनका ये है कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में जो 11 बच्चे आग लगने की वजह से उनकी हलाकत हुई थी, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने उस अस्पताल का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ पर प्रिंसिपल MS समेत 4 डॉक्टर जो हैं उनको हथकड़ियाँ लगाकर उनको गिरफ्तार कर दिया था। इसके साथ साथ खानेवाल DHQ अस्पताल में 3 जो बच्चे हैं उनकी हलाकत जो हुई थी कि जिसको एक नर्स जिसका नाम अक्सा है उसने टीका लगाया था, जिसके बाद इन 3 बच्चों की हलाकत हो गई थी और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके खिलाफ जो है वो यंग डॉक्टर भी एहतजाज कर रहे हैं, नर्स भी एहतजाज कर रही थी। तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं यहाँ पर यंग डॉक्टर जो हैं उन्होंने लाहौर समेत पंजाब भर के जो टीचिंग अस्पताल है उनको बंद किया हुआ है। यहाँ पे OPD है, वहाँ पर हड़ताल चल रही है। उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो साहिवाल में जो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था उस वाक़े पर माफ़ी मांगे और सेक्रेटरी हेल्थ जो कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको मुअत्तल किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से यंग डॉक्टर्स के कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये जो एहतजाज है वो तूल पकड़ता जा रहा है। परसों दोनों जो वज़राए सेहत हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान ज़ीर, उनकी सरबराही में जो लाहौर के MSs हैं, उनके साथ साथ लाहौर के जो दीगर अस्पतालों के MS हैं, उनकी सरबराही में एक इजलास हुआ था जिसमें यह फैसला किया था कि कल जो 23 जून तक डेडलाइन दी गई थी कि यंग डॉक्टर अपना एहतजाज ख़त्म करते हैं और आज पीर से वो पंजाब भर के जो OPD है अपना काम जारी रखेंगे। इस हवाले से एक हिकमत अमली तैयार की गई थी कि तमाम जो ड्यूटी रोस्टर हैं वो तैयार किए जाएंगे और अस्पतालों की इंतजामिया है वो ड्यूटी रोस्टर महकमा सेहत को इंस्टॉल करेगी। महकमा सेहत ने इसके साथ साथ पुलिस की मदद भी ली है और पुलिस की भारी नफरी लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में इस वक्त तैनात है। सुबह देखा गया है कि चंद अस्पतालों में OPD चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने आकर ज़बरदस्ती OPD जो है बंद करा दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में। ये भी एक 1500 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर तकरीबन 3,500 से 4,000 मरीज़ों की जो OPD है वो रोज़ाना की बेस पर होती थी, लेकिन ये देखा गया है कि हड़ताल की वजह से ये OPD है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। आज यहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन इसके साथ साथ यंग डॉक्टर ने OPD की जो हड़ताल है वो यहाँ पर कामयाब बना दी है। जो हुकूमत की हिकमत अमली थी कि उसको OPD को फाल किया जाएगा वो यहाँ पर मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। पुलिस यहाँ पर सिर्फ खड़ी है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जा रहा है जिसकी वजह से जो OPD है उसको फाल किया जाए। यहाँ पर जो अस्पतालों की लाहौर के अस्पतालों की इंतजामिया है उनकी जानिब से भी कोई खातिर खा इंतजाम देखने में नहीं आ रहे कि उन्होंने हुकूमत के अहकाम है उनके मुताबिक यहाँ कोई OPD खोले हो। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं और जो तमाम इंतजामी डॉक्टर हैं उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर ड्यूटी वापस ज्वाइन करें और मरीज़ों का इलाज मुआवजा है वो अस्पतालों में शुरू करें। अब बज़ाहिर सूरत हाल अब तक ये है कि यंग डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल किए बैठे हैं यहाँ पर मरीज़ों। अच्छा, ठीक है सुलेमान, ये भी बताइएगा कि आपके बाहर जो है आपके पीछे बहुत रश भी मुझे नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली डॉक्टर मसीहा होते हैं और बहुत से जो मरीज़ हैं वो बहुत आउट ऑफ स्टेशन से भी आए हुए होते हैं और इस वक्त वो मुश्किलात का क्या बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे होंगे। क्या अभी कोई हुकूमत की जानिब से कोई मुतालिबात को मंजूरी के लिए या कोई उन्होंने कोई राब्ता किया है या एक्सपेक्टेड है कि आज OPDs जो हैं खुल जाएंगे? क्या अहदेदारान में से किसी की जानिब से, हुकूमती अहदेदारान में से क्या मतलब कोई कॉन्टैक्ट किया गया है? जी बिल्कुल, जो मेरा अकब देख रहे हैं ये एमरजेंसी है। OPD बंद होने की वजह से एमरजेंसी में आप देख सकती हैं कि लंबी लाइनें लग गई हैं और ऐसी सूरत हाल जो है वो लाहौर के दीगर अस्पतालों में है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की गई। पंजाब हुकूमत का यही मुतालबा है कि जो DHQ खानेवाल में एक्शन लिया गया है वो कानून के मुताबिक है, इसी तरह साहिवाल में जो एक्शन लिया गया है वो भी कानून के मुताबिक है। और उनका ये कहना था कि यंग डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबात है अगर उनके वो जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे टेबल टॉप पर आकर हमारे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक मेलिंग मरीज़ों का इलाज मुआवजा बंद करके उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाते। और उनका यही मुतालबा है कि यंग डॉक्टर पहले एहतजाज ख़त्म करें
उसके बाद हमारे पास जो है वो टेबल टॉक पर आए, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनके जायज़ मुतालबात होंगे और वो ज़रूर सुनेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ताहम आज के दिन तक अभी तक जो है वो ना तो हुकूमत की जानब से ना ही यंग डॉक्टर की जानब से ऐसी कोई कमेटी तश्कील दी गई है कि जो इस मामले पर बीच बचाव करवाए और इस मामले को ख़त्म करवाने की कोशिश करवाए। और दोनों जो फरीकैन हैं वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। हुकूमत जो है वो OPD खुलवाना चाह रही है, यंग डॉक्टर जो हैं वो OPD बंद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो मरीज़ हैं वो शदीद ख्वार हो रहे हैं, मरीज़ों के जो टेस्ट हैं वो बंद हो गए हैं, जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए दाखिले होने हैं वो इंडोर में बंद हो रहे हैं। इसके साथ साथ MRI, CT स्कैन है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो कि OPD के ज़रिए, इसके साथ साथ खून के जो टेस्ट हैं हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ लाहौर के अस्पतालों में रुख करते हैं वो अपने टेस्ट करवाने से महरूम हैं, अपना इलाज करवाने से महरूम हैं, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे। सिर्फ एमरजेंसी में मरीज़ आ रहे हैं तो उनको जो है वो टेम्परेरी तौर पर उनका इलाज किया जाता है। उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान चौधरी। इम्पॉर्टेंट आपने जो पॉइंट है उठाया और हमारे नाज़रीन को बताया। अब हुकूमत की जानिब से भी रिलक्टेंसी है जो वो दिखाई जा रही है और यंग डॉक्टर्स हैं वो भी ये नहीं देख रहे कि मरीज़ बहुत दूर से आकर ख्वार हो रहे हैं। अल्लाह करे ये मसला जल्द हल हो जाए। और यहाँ पे मतलब हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।